हाय एवरीवन, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे थे और उसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, बहुत सारे फैक्टर्स हम लोग देखे थे। और अब एक काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्टर जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता ही है। अभी तक हम लोग जितने फैक्टर्स पढ़े 5 फैक्टर्स, उसमें से एक रेडिएशन वाला इम्पॉर्टेंट है जिसमें फोटोसेंसिटाइजर वगैरह देखे। अब जो 2 फैक्टर्स हम लोग पढ़ेंगे, एक टेम्परेचर दूसरा कैटलिस्ट, ये दोनों सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आने हैं। तो ये जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है कि टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है रिएक्शन के रेट पे, ये अलग से क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, और काफ़ी डिटेल में इसको हम लोग देखेंगे। तो टेम्परेचर का एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल है, एक महत्वपूर्ण रोल है। जैसे रोल तो और सबका भी है, जैसे पीछे हम लोग सरफेस एरिया पढ़े, नेचर ऑफ रिएक्टेंट पढ़े, उसका भी रोल प्ले करता है। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है केमिकल रिएक्शन के रेट को प्रभावित करने में टेम्परेचर का। बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल है इसका, एक महत्वपूर्ण रोल है। क्या रोल है? तो 2 बात। पहला कि टेम्परेचर केमिकल रिएक्शन के स्पीड को तो बढ़ाता ही है, इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ रिएक्शन, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन। यह रिएक्शन के स्पीड को केवल बढ़ाता ही नहीं है, बल्कि यह रिएक्शन को कभी कदार इनिशिएट भी करता है। इनिशिएट ए केमिकल रिएक्शन, इनिशिएट ए केमिकल रिएक्शन। कुछ केस में टेम्परेचर क्या करता है कि रिएक्शन को शुरू करता है। हमने कुछ वैसे रिएक्शंस है जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे नहीं हो रहे हैं, लेकिन यदि तुम टेम्परेचर बढ़ा दो तो वह रिएक्शन हो जाएगा। और कुछ रिएक्शन वैसे हैं कि वह नॉर्मल टेम्परेचर पे हो रहा है, तो उस केस में शुरू करने का तो उसको जरूरत है नहीं, क्या कि शुरू तो हो चुका है नॉर्मल टेम्परेचर पे ही। तो उस केस में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसका रेट बढ़ेगा। तो यही 2 केस को हम लोग कंसिडर करेंगे। पहला केस की रिएक्शन को शुरू कैसे करता है, और दूसरा केस इसका कि रिएक्शन के रेट को क्यों बढ़ाता है, टेम्परेचर। तो सबसे पहले हम लोग केमिकल रिएक्शन के इनिशिएशन की बात करें कि शुरू कैसे होता है। हम लोग सबको एक बहुत ही कॉमन रिएक्शन पढ़ते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन कर जाते हैं तो ये वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, ऐसा। तो ऐसे ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करते रहते तो वाटर हमेशा बनते रहता, और वाटर हमेशा बनते रहता तो बारिश हमेशा होते रहती। नहीं, हम लोग का एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन गैस है, हाइड्रोजन भी है, लेकिन नॉर्मल एटमॉस्फेयर में नहीं है, या काफ़ी ऊपर रहता है। पढ़े होंगे कि एयर में जो है ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कुछ नोबल गैसेस हैं। हाइड्रोजन गैस पढ़े हो क्या कि हम लोग का एयर में हाइड्रोजन गैस है? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? तो हाइड्रोजन के बारे में हम लोगों को पता है कि यह सबसे लाइट गैस है, सबसे हल्का गैस है हाइड्रोजन। इतना हल्का है कि अर्थ का ग्रेविटी उसको पुल करके नहीं रख पाता है, अपनी ओर खींच के नहीं रख पाता है, क्योंकि काफ़ी हल्का है। इसलिए यह अर्थ का अपर एटमॉस्फेयर में पाया जाता है हाइड्रोजन गैस। ऑक्सीजन हम लोग का एटमॉस्फेयर में है। फिर भी हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को डायरेक्ट ऐसे कंबाइन कराएंगे, एक बर्तन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस ले लो, तो वे आपस में कंबाइन करके ऐसे वाटर का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। वाटर बनाना इतना आसान नहीं है। नॉर्मल कंडीशन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके वाटर नहीं बनाते हैं। नॉर्मल कंडीशन में नॉर्मल टेम्परेचर जो रूम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस, इस टेम्परेचर पे टेम्परेचर तो है, लेकिन अभी एक जो टेम्परेचर है उस पर ही रिएक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन यदि इसी रिएक्शन को करवाने के लिए इसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएं, इलेक्ट्रिक स्पार्क, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने का मतलब सिंपली समझो ना कि टेम्परेचर बढ़ाना है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पढ़े होगे कि करंट जब पास होता है तो हीट प्रोड्यूस होता है, टेम्परेचर बढ़ता है वहाँ। तो जब इसी रिएक्शन मिक्सचर से इलेक्ट्रिक स्पार्क पास करवाओगे तो उससे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। और अब जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये दोनों आपस में कंबाइन करके जो है वाटर का फॉर्मेशन करेंगे। डायरेक्ट नहीं होता है, कोई कैटलिस्ट वगैरह लिया जाता है, प्लेटिनम वगैरह, यहाँ तब जाकर के रिएक्शन होता है।
तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि नॉर्मल टेम्परेचर पे या रिएक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन यदि हम लोग टेम्परेचर बढ़ा दिए तो रिएक्शन शुरू हो गया। तो इस केस में टेम्परेचर क्या किया कि रिएक्शन को शुरू करने में मदद किया। या फिर एक चीज़ और जानते होंगे कि जो अर्थ क्रस्ट है, पृथ्वी के सतह के नीचे बहुत सारे पेट्रोलियम कोल वगैरह हैं, कोयला पेट्रोलियम वगैरह, तो वे सेफ हैं, वैसे तो जलते नहीं रहते। देखिए हम लोग को पता है कि जो पेट्रोलियम सब्सटेंस है ज्वलनशील होते हैं, फ्लेमेबल होते हैं, फ्यूल का काम करते हैं। तो आखिर ये सभी अर्थ के नीचे हैं तो अपने क्यों नहीं जलते रहते हैं? क्योंकि उस टेम्परेचर पे उनका इग्निशन पॉसिबल नहीं है। लेकिन कहीं एक जगह तुम थोड़ा सा आग लगा करके छोड़ दोगे, पड़े होगे कोल माइंस वगैरह में कि खदान के नीचे आग लग गया और अंदर ही अंदर जितना कोयला है वह जल गया। तो आग लग गया मतलब गलती से एक जगह बस कहीं आग लगा दो, मतलब टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा दो। और टेम्परेचर बढ़ा देने से जब एक बार वह रिएक्शन शुरू हो जाएगा तो तब तक होगा जब तक कि पूरा कोयला उसके आसपास का जल ना जाए, उस एरिया में जितना भी कोयला है। तो वह कोयला अपने आप एक नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं जल रहा है, जो टेम्परेचर उस एटमॉस्फेयर का है। लेकिन एक बार उसमें हम लोग आग लगा करके छोड़ दिए, मैंने टेम्परेचर को बढ़ा दिए, तो रिएक्शन स्टार्ट हुआ और वह तब तक हुआ जब तक कि पूरा कोयला जो है जल ना गया। तो उस केस में भी कि नॉर्मल केस में रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाए तो रिएक्शन स्टार्ट हुआ, और एक बार रिएक्शन स्टार्ट हो गया तो तब तक हुआ जब तक कि पूरा रिएक्टेंट खत्म ना हो जाए, कंज्यूम ना हो जाए। तो ये दो एग्जाम्पल, एक ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कंबाइन करना और दूसरा बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ कोल। या फिर देखते नहीं हो गैस जो होता है एलपीजी गैस, जिससे खाना बनाते हैं हम लोग, सिलेंडर के अंदर भरा हुआ रहता है तो वहाँ आग क्यों नहीं लगता है? आखिर उसके अंदर का भी कोई टेम्परेचर प्रेशर तो है ना। लेकिन उसको पाइप से हम लोग गैस का बर्नर तक लेकर के जाते हैं, और बर्नर में जब हम लोग चिंगारी देते हैं, चाहे माचिस से करो चाहे उसका स्पार्कर से उसमें चिंगारी दो, तब वो आग लगता है। तो हम लोग माचिस को जलाते हैं या फिर स्पार्कर जो होता है जिसको लाइटर बोलते हो, उससे जब हम लोग ये करते हैं तो क्या होता है कि थोड़ा सा टेम्परेचर वो बढ़ाता है स्पार्क दे करके, तो फिर उसका बर्निंग स्टार्ट हो जाता है और फिर जब तक चाहो तब तक तुम गैस को जला सकते हो। तो एक नॉर्मल टेम्परेचर पे उसका बर्निंग नहीं हो रहा है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाए तो जलना शुरू कर गया और फिर तब तक जलेगा जब तक कि तुम उसको खत्म ना करो, बुझाओ ना। तो ये जो रिएक्शंस है बर्निंग ऑफ कोल, पेट्रोलियम या फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कंबाइन करना, ये सभी वैसे रिएक्शन हैं जो एक नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं होते हैं, लेकिन एक बार यदि टेम्परेचर इंक्रीज कर दो तो ये स्टार्ट होंगे, और जब तक फिर तुम इसको कंट्रोल ना करो ये रिएक्शन होते ही रहेंगे। तो एक ही फैक्टर हुआ इनिशिएशन का। तो इसमें पूछोगे कि सर आखिर ऐसा क्यों होता है? तो देखो इसी को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे आकर के इधर, लेकिन फिलहाल जानो कि टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन हो रहा है, इसका मतलब उस रिएक्शन को ज़्यादा एनर्जी चाहिए था। नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं हो रहा, मतलब उस टेम्परेचर पे जो एनर्जी अवेलेबल है सिस्टम के पास, उस एनर्जी से वह रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए था, और वही एनर्जी हम लोग टेम्परेचर के थ्रू इसको प्रोवाइड करवा रहे हैं। अगला ये जो है इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ रिएक्शन। तो इसमें क्या बोला गया है, जैसे मान लो कोई रिएक्शन है और अभी एक रूम टेम्परेचर मैंने 25 डिग्री सेल्सियस है, टेम्परेचर T बराबर 25 डिग्री सेल्सियस, और इस केस में मान लो कि इस रिएक्शन का रेट है, सपोज मान लेते हैं हम लोग 50 मोल पर लीटर पर सेकेंड, कि प्रत्येक सेकेंड मैंने प्रति एक सेकेंड में 25 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्टेंट का 50 मोल पर लीटर बदल रहा है किसमें, प्रोडक्ट में। इसका रेट हुआ। अब यदि इसके टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दे, मैंने अब इसको कर दे हम लोग 35 डिग्री सेल्सियस, तो जो इसका रेट होगा वो डबल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 50 मोल पर लीटर पर सेकेंड। मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पर सेकेंड यदि 50 मोल पर लीटर कन्वर्ट हो रहा था प्रोडक्ट में, तो जब इसको 25 से 35 कर दोगे, मैंने टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहे हो, तो उस केस में रिएक्शन का रेट जो है ऑलमोस्ट डबल या कभी कभी ट्रिपल भी हो जाता है।
क्यों होता है तो आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन ये जो बात देख रहे हो कि 10 डिग्री से और फिर 10 डिग्री बढ़ाओगे तो फिर बढ़ जाएगा, फिर से 50 गुना 100 हुआ, फिर इस बार 200 हो जाएगा। ऐसे मैंने प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है कि रिएक्शन का रेट जो है डबल होते जाता है और किसी किसी केस में ऑलमोस्ट ट्रिपल भी हो जाता है। तो जो प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन का रेट जो डबल हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर कॉफिशिएंट। एग्जाम में टेम्परेचर कॉफिशिएंट का डेफिनेशन आता है कि टेम्परेचर कॉफिशिएंट क्या होता है। तो टेम्परेचर कॉफिशिएंट रेशियो है, किसका रेशियो है? तो दो रेट कांस्टेंट का, किसी भी केमिकल रिएक्शन का दो रेट कांस्टेंट, दो अलग अलग टेम्परेचर पे जो आपस में 10 डिग्री सेल्सियस से वैरी करे, तो उसी का जो रेशियो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर कॉफिशिएंट। तो टेम्परेचर कॉफिशिएंट को यदि हम लोग लिखेंगे टेम्परेचर कॉफिशिएंट, तो ऐसे लिखते हैं के T+10/K नियरली इक्वल टू 2 और 3। देखो K है रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट भी एक प्रकार का रेट रिएक्शन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन, और स्पेसिफिक कंडीशन में हम लोग जानते हैं। तो इसका मतलब हुआ रेट ऑफ रिएक्शन एट ए टेम्परेचर T+10, मैंने जो भी टेम्परेचर है उसमें 10 ज़्यादा, आर यू रेट ऑफ रिएक्शन एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर T। तो बोल रहा है कि जैसे ही इस टेम्परेचर में तुम 10 डिग्री बढ़ा देते हो तो उसका रेट जो है ऑलमोस्ट 2 गुना या 3 गुना हो जाएगा। तो यही जो रेशियो है, के क्या है? रेट कांस्टेंट। तो रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स डिफरिंग बाय 10 यूनिट, कि दो अलग अलग टेम्परेचर पे जो रेट कांस्टेंट का वैल्यू है और यह जो दो अलग अलग टेम्परेचर होगा इसमें अंतर कितना का होगा? 10 का। तो इसी का रेशियो कहलाता है टेम्परेचर कॉफिशिएंट। एग्जाम में डेफिनेशन अलग से आता है। तो अब आखिर यहां बात आता है कि ऐसा क्यों होता है? ये 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से जो है रेट ऑफ रिएक्शन 2 गुना या 3 गुना क्यों हो जाता है? देखो 10 डिग्री सेल्सियस में हो सकता है, चाहे केल्विन में भी हो सकता है। जैसे यहाँ T 25 डिग्री सेल्सियस है, इसको केल्विन में बदलोगे 273 जोड़ करके तो 298 केल्विन आएगा, और फिर इसमें 273 जोड़ोगे तो आएगा 308 केल्विन। तो यहाँ 25 से 35 हुआ तो अंतर निकाले तो 10 डिग्री सेल्सियस आया, और फिर 308 से 298 का अंतर निकालो तो 10 केल्विन आएगा। तो जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है वो हमेशा सेम होता है, चाहे डिग्री सेल्सियस में निकालो चाहे केल्विन में। अभी नहीं दिमाग लगाओगे कि 10 डिग्री सेल्सियस चेंज किया तो केल्विन में कितना चेंज करेगा, तो 273 जोड़ दो तो 283 केल्विन। नहीं, ये 10 डिग्री चेंज इन टेम्परेचर है, और वह चेंज इन टेम्परेचर तुम केल्विन में निकालो चाहे डिग्री सेल्सियस में, हमेशा क्या होता है? सेम होता है। तो ये टेम्परेचर कॉफिशिएंट है कि टेम्परेचर कॉफिशिएंट इज द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट at two different temperatures differing by 10। अब हम लोग जानेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है, 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन का रेट जो है वह डबल क्यों हो जाता है, इसी को हम लोग जानेंगे। तो इसको जानने के लिए जो है इसमें हम लोग को अब देखना होगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म जिसका चर्चा पहले किए हैं, एक्सप्लेन अभी करेंगे। कॉलिजन थ्योरी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कॉलिजन थ्योरी। यह कॉलिजन थ्योरी क्या बोलता है? तो कॉलिजन थ्योरी बोलता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन तभी होता है जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं, कोलाइड करते हैं। अब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे कब? तो उसके लिए उस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास एक सफिशिएंट एनर्जी होना चाहिए। तब जैसे मान लो हम एक रिएक्शन मिक्सचर कंसीडर करते हैं और इसमें मान लो कि ये सभी रिएक्टिंग स्पीसीज हैं, ऐसा। तो अभी जब ये रिएक्शन या रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं
थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ फोर्स से आपस में जुड़े होंगे, चाहे जिस सॉल्वेंट में डिजोल्व किए हो उसके साथ जुड़े होंगे। तो अभी इनका आपस में टकराने का पॉसिबिलिटी थोड़ा कम है क्योंकि ये आपस में जुड़े हुए हैं। लेकिन यदि टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ने से इस मॉलिक्यूल का एनर्जी बढ़ेगा, और जब एनर्जी बढ़ेगा तो इसके बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स है ये फोर्स थोड़ा कमज़ोर होगा, और कमज़ोर होगा तभी इधर उधर आसानी से मूव करेंगे, और उस केस में आपस में टकराने का पॉसिबिलिटी इनका क्या होता है, बढ़ जाता है। तो कॉलिजन थ्योरी बोलता है ना कि कोई भी केमिकल रिएक्शन तभी होगा जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे। अब सपोज मान लें कि यहाँ जो हम लोग रिएक्शन मिक्सचर लिए हैं इसमें 50 मॉलिक्यूल्स हैं, मान लेते हैं। तो पहला बात कि ये 50 मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएं ऐसा जरूरी नहीं है। पहला केस कि सारे मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएं ये जरूरी नहीं है। दूसरा केस, मान लो कि 50 में से 40 मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टकरा रहे हैं। अब ये जो 40 मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टकरा रहे हैं, क्या 40 मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे या नहीं होंगे? क्या हम बोले? पहला केस में बोले कि उस रिएक्शन मिक्सचर में जितने मॉलिक्यूल्स हैं वे सभी मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे ऐसा जरूरी नहीं है। फिर दूसरा केस में हम बोल रहे हैं कि मान लो कि उसमें से कुछ मॉलिक्यूल्स नहीं किए और बाकी मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड किए, टकराए। तो जितने मॉलिक्यूल्स आपस में टकराए क्या ये सभी मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में बदलते हैं? तो नहीं। 40 मॉलिक्यूल्स का कॉलिजन यदि हो रहा है एक दूसरे के साथ तो ये 40 रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में नहीं बदलते हैं। तो फिर कौन बदलते हैं? तो देखो ये 40 मॉलिक्यूल का यहां हुआ है कॉलिजन, टकराहट, आपस में टकराए हैं, तो ये प्रोडक्ट में सब के सब नहीं बदलेंगे। तो कितने मॉलिक्यूल बदलेंगे? तो उतना ही मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में बदलेंगे जिनका कॉलिजन इफेक्टिव होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव कॉलिजन। अब मान लो कि 40 में से 25 मॉलिक्यूल का कॉलिजन इफेक्टिव है, तो ये 40 में से 25 मॉलिक्यूल ही किस में बदलेंगे? प्रोडक्ट में। देखो शुरू में 50 लिए थे तो 50 में से तो 10 टकराया ही नहीं, तो प्रोडक्ट में बदलेगा नहीं। 40 एक दूसरे से कोलाइड किए, हमने 40 का कॉलिजन हुआ, इसमें भी 40 प्रोडक्ट में नहीं बदले, बल्कि 40 में से 25 मॉलिक्यूल ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए, क्योंकि यही 25 मॉलिक्यूल का जो कॉलिजन था वह क्या था? इफेक्टिव। अब बात आओगे कि यह इफेक्टिव कॉलिजन क्या होता है, तो इसको भी हम लोग देखते हैं। 25 मॉलिक्यूल जो है रिएक्टेंट के बदल रहे हैं प्रोडक्ट में। तो एक बात तो हम लोगों को यहां से क्लियर हो गया ना कि केवल कॉलिजन होने से प्रोडक्ट नहीं बनता है, बल्कि इफेक्टिव कॉलिजन होना चाहिए, और उस इफेक्टिव कॉलिजन से क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है। तो अब हम लोग चर्चा करेंगे इस इफेक्टिव कॉलिजन पर, और इस इफेक्टिव कॉलिजन को समझने के लिए अब तुम एक एग्जाम्पल समझो, बहुत आसानी से समझ जाओगे। जैसे 50 मॉलिक्यूल था, वैसे ही मान लो कि 50 स्टूडेंट्स हैं, ठीक। एक क्लासरूम में मान लें हम लोग कि 50 स्टूडेंट्स हैं। अब पढ़ाया जा रहा है इस 50 स्टूडेंट्स को, तो 50 में 50 पढ़ ही लें ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत रहता है कि जो पढ़ने के मतलब से बिल्कुल नहीं आते हैं, ना किसी का नोट्स करेंगे, ना बात सुनेंगे टीचर का, कुछ नहीं करते हैं। मान लो कि वही 50 में से 10 मॉलिक्यूल 10 स्टूडेंट्स कुछ नहीं पढ़े, 40 स्टूडेंट्स पढ़े क्लासरूम में। अब ये जो 40 स्टूडेंट्स पढ़े, ये 40 स्टूडेंट्स पढ़ करके पास हो जाएं ऐसा भी जरूरी नहीं है। एक तो 50 लिए थे, 50 में 10 तो नालायक निकले, एकदम मतलब नहीं रहा उनको। 40 थोड़ा लायक हैं। अब 40 भी जो पढ़ रहे हैं उसमें 40 पढ़ के पास हो जाएं ऐसा जरूरी नहीं है। तो पास कौन करेंगे? तो 40 में से वही पास करेंगे जो इफेक्टिवली पढ़ाई करेंगे। इफेक्टिवली पढ़ाई करेंगे मतलब यहाँ टीचर जो पढ़ाए उसको ध्यान से सुने, नोट्स किए, घर में जाकर के अच्छे से रिवाइज किए, एग्जाम के समय उसको रिपीटेडली रिवाइज किए, तब पास करेंगे। अरे ठीक है कि यहाँ 40 में लिख रहा है 40, टीचर का बात भी सुन रहा है 40 का 40, लेकिन ये 40 में से वही 25 विद्यार्थी हैं जो जाकर के उसको कई बार रिवाइज किए,
न्यूमेरिकल सॉल्व किए, अपने से उसको पढ़े, दिक्कत हुआ टीचर से पूछे, तो यही 25 पास करेंगे, बाकी जो 15 केवल उतार के छोड़ दिए थे ये नहीं पास करेंगे। तो अब बोलोगे कि इफेक्टिवली का मतलब क्या हुआ? इफेक्टिवली पढ़ने का मतलब क्या हुआ? ज्यादा रिवीजन करना कि ज्यादा क्या कर, नहीं, इफेक्टिवली का मतलब हुआ कि पासिंग मार्क्स वे ला रहे हैं। तो जैसे मान लो कि यदि एग्जामिनेशन 100 मार्क्स का हो रहा है तो पासिंग मार्क्स कितना होगा? 33 होगा। तो 33 मार्क्स लाने लायक पढ़े हैं वे, तब बोलेंगे कि उन लोगों का पढ़ाई इफेक्टिव था, और 33 नहीं लाए तो उनका पढ़ाई इफेक्टिव नहीं था। तो इफेक्टिव यहां डिपेंड किया ना, इफेक्टिव ने पास हो जाना, और पास हो जाना मतलब पासिंग मार्क्स लाना, कम से कम पासिंग मार्क्स लाना, इससे ज्यादा भी ला सकते हैं लेकिन कम से कम इतना मार्क्स तो लाना है। तो अब यहां हम लोगों के पास एक क्राइटेरिया आ गया कि इफेक्टिवली पढ़ाई का मतलब हुआ पास होना, और पास होने का मतलब हुआ मिनिमम 33 मार्क्स लाना। ज्यादा भी ला सकते हो लेकिन मिनिमम 33 मार्क्स लाना, जिसको हम लोग बोलते हैं पासिंग मार्क्स। इसी चीज को अब तुम यहां मिलाओ, तो हम जो बोले कि यहाँ 40 में से 25 का इफेक्टिव कॉलिजन हुआ और प्रोडक्ट में बदले, तो यहाँ इस इफेक्टिव कॉलिजन का मतलब हुआ प्रोडक्ट में जो कन्वर्ट होंगे। अब प्रोडक्ट में कन्वर्ट कौन होंगे? तो जिनके पास एक सूटेबल एनर्जी होगा, सूटेबल एनर्जी होगा, और उस सूटेबल एनर्जी को हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी। जैसे यहाँ पासिंग मार्क्स आया था वैसा ही वहाँ क्या हुआ? थ्रेशोल्ड एनर्जी हुआ। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी अलग से एग्जाम में आता है, तो यदि कोई पूछे थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है तो हम लोग क्या बोलेंगे इसमें कि थ्रेशोल्ड एनर्जी वह मिनिमम एनर्जी है। जैसे पासिंग मार्क्स क्या होता है? मिनिमम मार्क्स, कि कम से कम इतना आपको लाना है, जिसका 50 आएगा वो फेल है ऐसा बात नहीं है, वो भी पास है लेकिन कम से कम 33 लाना है। उसी प्रकार से वह मिनिमम एनर्जी जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पोजेज करते हैं और जिनके चलते उनका कॉलिजन इफेक्टिव होता है और वे प्रोडक्ट में तब्दील होते हैं, बदलते हैं, तो वह मिनिमम एनर्जी को हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी एक मिनिमम एनर्जी हुआ जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास होना जरूरी है ताकि उनका कॉलिजन इफेक्टिव हो और वे किस में बदले? प्रोडक्ट में बदले। अब यहां बात आता है कि क्या सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास थ्रेशोल्ड एनर्जी होता है? ऑब्वियसली नहीं होता है। यदि सारे के पास थ्रेशोल्ड एनर्जी होता तो यहां जो 40 मॉलिक्यूल हम लोग लिए थे तो ये 40 का कॉलिजन इफेक्टिव होता। जैसे हम क्या बोले कि यहां 40 स्टूडेंट पढ़े तो एग्जाम 40 दिए लेकिन 40 पास नहीं किए, तो इसमें से क्या हुआ कि 40 में से जो 15 फेल कर गए, मान लो कि सबका 33 में पासिंग था तो 20 आया है, तो किसी का 15 आया है ऐसा, और जिसका 33 या 33 से ज़्यादा आया है वे जो है पास कर गए हैं। तो उसी प्रकार से जिस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का एनर्जी थर्मल एनर्जी के बराबर या उससे ज़्यादा था उनका कॉलिजन इफेक्टिव हुआ और वे प्रोडक्ट में बदल गए, और जिसका एनर्जी इससे कम था थ्रेशोल्ड एनर्जी से तो उसका कॉलिजन इफेक्टिव नहीं हुआ और वैसे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में बदले नहीं। तो अभी जैसे हम बोले कि यहाँ पासिंग मार्क्स 33 था तो सबका 33 तो नहीं आया, जिसका 33 या उससे ज़्यादा है वो डायरेक्ट पास हो गया। अब मान लो कि किसी स्टूडेंट का 30 आया, किसी का 32 आया, किसी का 29 आया, ऐसा मार्क्स आया है, तो ये सब भी तो फेल ही है, 33 से कम है। लेकिन एक ऑप्शन है यहाँ, और वो ऑप्शन क्या है? ग्रेस मार्क्स, जिसको हम लोग बोलते हैं बोनस वाला, रहम करके दया भाव दिखा करके जो नंबर दिया जाता है, ग्रेस मार्क्स। तो इसको 4 मार्क्स मिलेगा 33, इसको 1 मिलेगा 33, इसको 3 मिलेगा 33 है। इसको 4 नंबर चाहिए पास होने के लिए, इसको 1 चाहिए और इसको 3 मार्क्स चाहिए। तो ये जो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलता है इसी को हम लोग ग्रेस मार्क्स बोलते हैं। उसी प्रकार से जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर नहीं था तो उसको क्या करेंगे? बाहर से एनर्जी देंगे। और बाहर से एनर्जी कैसे देंगे? तो टेम्परेचर के थ्रू उसको देंगे, हीट करेंगे या किसी भी माध्यम से एनर्जी प्रोवाइड करवाएंगे ताकि उसका एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाए और कॉलिजन इफेक्टिव और फिर बदल जाए किसमें? प्रोडक्ट में। तो ये जो बाहर से एनर्जी दे रहे हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को ताकि उसका एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाए, तो इस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी।
मतलब इस पासिंग मार्क्स को यहाँ आई जो ग्रेस मार्क्स मिला है, इस ग्रेस मार्क्स को ही हम लोग क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी बोलेंगे। तो ये कंसेप्ट है इसमें। एक बार फिर से इसको हम रिपीट करते हैं कि रिएक्शन तभी होता है जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के टकराने से ही प्रोडक्ट नहीं बनता है, बल्कि जो कॉलिजन इफेक्टिव होता है उसी से प्रोडक्ट बनता है। इफेक्टिव कॉलिजन होने के लिए उस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास एक मिनिमम एनर्जी होना चाहिए, जिसको थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। अब वो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर या उससे अधिक एनर्जी जिस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का है उसका कॉलिजन इफेक्टिव होगा और वो प्रोडक्ट में बदलेगा। लेकिन सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर नहीं होता है, इसलिए सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एक बार में प्रोडक्ट में नहीं बदलते हैं। तो उस केस में क्या करते हैं कि उस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को अलग से एनर्जी देते हैं टेम्परेचर बढ़ा करके। तो क्या होता है, उनका एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाता है और फिर वे रिएक्टेंट मैंने रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके प्रोडक्ट में बदलते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा से एनर्जी दिया जा रहा है ताकि उनका एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाए, वही एक्स्ट्रा एनर्जी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। जैसे यहाँ हम एग्जांपल दिए कि स्टूडेंट है, पढ़े तो पढ़ करके सभी पास नहीं किए, बल्कि उसके लिए एक मिनिमम मार्क्स होता है जो लाना जरूरी है। 100 नंबर का हो रहा है तो 33 नंबर लाना जरूरी है, तो इस 33 को पासिंग मार्क्स या ऐसे को थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलेंगे। अब जिस स्टूडेंट का इसका नहीं है तो पास तो वो भी हो जाता है, तो उसके लिए क्या करते हैं, ग्रेस मार्क्स देते हैं। तो जो ग्रेस मार्क्स दे रहे हैं हम लोग इसी को बोलते हैं एक्टिवेशन मार्क्स या एक्टिवेशन एनर्जी। अब इसको जैसे मान लो कि थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है, थ्रेशोल्ड एनर्जी मान लें हम लोग कि 50 किलो जूल है, कि इतना एनर्जी कम से कम हो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास तब वो प्रोडक्ट में बदलेंगे। मिनिमम कम से कम इतना होना चाहिए, तो इसको हम लोग बोलेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी। लेकिन मान लो कुछ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, उनके पास एनर्जी है 25 किलो जूल पर मोल, 25 किलो जूल है मान लो। तो जिनके पास 25 किलो जूल एनर्जी है वे तो कभी प्रोडक्ट में नहीं बदलेंगे, कॉलिजन इफेक्टिव ही नहीं होगा। तो इनको एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई करना होगा। तो एक्स्ट्रा एनर्जी कितना सप्लाई करना पड़ेगा, कम से कम 25 किलो जूल, तब ना 25 मिलकर के 50 हो जाए। तो जो एक्स्ट्रा 25 किलो जूल एनर्जी दिए हैं, दिस इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, तब जाकर के जो है प्रोडक्ट में तब्दील होगा। तो इसी को हम लोग ग्राफिकली दिखलाते हैं। तो ग्राफिकली कैसे दिखलाते हैं, सो देखो इधर ले लें हम लोग प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, POR प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे इसको, और इस तरफ ले लें एनर्जी। इस तरह का एक ग्राफ हम लोग प्लॉट करते हैं, यहाँ प्रोडक्ट, यहाँ रिएक्टेंट। क्या होता है कि रिएक्टेंट का इफेक्टिव कॉलिजन हो, इसके लिए उसके पास एक सफिशिएंट एनर्जी होना चाहिए और वह एनर्जी इतना के बराबर होना चाहिए। तो ई वाला जो पोर्शन है इसी को हम लोग बोलेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी, ET हुआ थ्रेशोल्ड एनर्जी। और ई जो एनर्जी है इसको लिखो ER, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। और ई जो एनर्जी हुआ दिस वन, इसको लिखो EP, माने एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट का एनर्जी सबसे पहले यहाँ के बराबर होना चाहिए, एक्टिव थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर, तभी उसका कॉलिजन क्या होगा, इफेक्टिव होगा। समझ गए बात को। लेकिन सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का एनर्जी इतना के बराबर नहीं होता है, तो रिएक्टेंट का भी एक्चुअल एनर्जी है इतना, चाहिए इतना। तो ये डिफरेंस जो आया यहाँ से यहाँ तक, तो इतना एनर्जी हम लोगों को अलग से देना पड़ेगा, और इतना एनर्जी अलग से देना पड़ेगा तो वही क्या कहलाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी, इसका फॉर्मूला हम लोग क्या लिख सकते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, कि जितना एनर्जी चाहिए था उसमें से जितना एनर्जी है उसके पास, मैंने 33 नंबर पासिंग के लिए चाहिए था, आया 28, तो 5 नंबर देना पड़ा, तो वही 5 ग्रेस या फिर एक्टिवेशन का लाएगा। सेम चीज़ यहाँ है। तो एक्टिवेशन एनर्जी का फॉर्मूला हो गया थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। अच्छा, इसी में हम एक ग्राफ और बनाते हैं, सेम रिएक्शन मीडियम में ऐसा, और इस बार हम ऐसा दिखाते हैं इसको, ऐसा। वही चीज़ है, यहाँ एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ई हुआ एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, और ई जो हुआ थ्रेशोल्ड एनर्जी।
तो इस बार यहाँ से यहाँ तक का जो एनर्जी चाहिए कहलाएगा एक्टिवेशन एनर्जी, इसको मान लो ई डैश ऐसा। तो यहाँ जो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए वो इतना है और यहाँ जो चाहिए वो एक्टिवेशन एनर्जी इतना ही है। कौन सा एक्टिवेशन एनर्जी कम हुआ? दिस वन। मतलब यहाँ यदि यह वैल्यू 50 किलो जूल है तो मान लो कि यहाँ ये वैल्यू जो है 35 किलो जूल है ऐसा। मतलब यहाँ रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए बाहर से इतना ही एनर्जी देना है, जबकि यहाँ 50 देना होगा। तो बतलाव को कि कौन सा रिएक्शन फास्ट होगा, किसमें रिएक्टेंट तेजी से प्रोडक्ट में बदलेगा? ऑब्वियसली इसमें, जिसमें कम एनर्जी चाहिए। कम एनर्जी चाहिए तो जल्दी से ना इसको थ्रेशोल्ड एनर्जी मिल जाएगा जो बदल जाएगा प्रोडक्ट में। तो एक चीज यहां से हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी यदि कम है तो रिएक्शन का रेट जो है अधिक होता है। ऐसे कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका? एक्टिवेशन एनर्जी का। एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा तो रिएक्शन का रेट स्लो, एक्टिवेशन एनर्जी कम तो रिएक्शन का रेट फास्ट। तो एक कंक्लूजन हम लोग यहाँ से निकाले, एक्टिवेशन एनर्जी का कंसेप्ट को जोड़े हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन से। तो अब अभी तक भी हम लोग ये बात को नहीं जान पाए हैं कि टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन डबल क्यों हो जाता है। अभी तक हम लोग इतना जाने कि रिएक्शन तभी होगा जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का इफेक्टिव कॉलिजन हो और उसके लिए उसका एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर होना चाहिए। नहीं है तो अलग से एनर्जी देते हैं जिसको एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आता है, याद रखोगे कि एक्टिवेशन एनर्जी का कंसेप्ट जो है रेट ऑफ रिएक्शन के साथ उल्टा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एग्जाम में क्या करेगा, 4 अलग अलग एक्टिवेशन एनर्जी दे देगा, बोलेगा बतलाओ किस एक्टिवेशन एनर्जी में रिएक्शन का रेट मैक्सिमम होगा। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ग्राफ के माध्यम से हम लोग इसको देखें, मतलब वही बात हुआ कि 33 में पासिंग मार्क्स है, एक का जो है 28 है और दूसरे का 32 है। तो पास होने का संभावना किसका ज़्यादा है? जिसका 32 है, क्योंकि उसको एक ही नंबर एक्स्ट्रा चाहिए, और जिसका 28 था उसको 5 चाहिए। तो 5 देने में मे भी आदमी थोड़ा सा झिझके, एक तो आसानी से दे देगा। तो ये जितना कम ग्रेस मार्क्स हो पास होने का पॉसिबिलिटी उतना ज़्यादा। उसी प्रकार से जितना कम एक्टिवेशन एनर्जी हो रिएक्शन का रेट उतना ही अधिक, रिएक्शन उतना ही फास्ट। तो टेम्परेचर बढ़ाने से, माने 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन का रेट डबल क्यों होता है? अब हम लोग इस मुद्दे पर आते हैं। तो उसके लिए फिर से एक ग्राफ प्लॉट करेंगे हम लोग ऐसा। यहां हम लोग ले लें एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, इस तरफ है ये डेल्टा एन बटे एन। ये डेल्टा एन बटे एन क्या है? तो इसको हम लोग बोलेंगे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड किसी का नाम नहीं है, बस एक टर्म है जिसका मतलब होता है मिनिमम। तो डेल्टा एन बाई एन वैसे मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन है जिसका एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा या इसके बराबर है। तो इसके लिए हम लोग जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो एक ग्राफ ऐसा बनाते हैं, और यह मान लो कि यह जो ग्राफ है एक नॉर्मल टेम्परेचर T पे है। फिर एक ग्राफ और इसके लिए बनाते हैं दूसरा, और यह जो ग्राफ है T+10 पर है, मैंने 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दिए हम लोग। ई जो पोर्शन है दिस वन, ई जो रंगे हैं, ई पोर्शन बतला रहा है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिसका एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर या इससे ज़्यादा है। तो जब हम लोग टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ा दिए तो अब क्या देख रहे हैं कि अभी फ्रैक्शन यहां से बढ़ करके यहां तक हो गया दिस वन। तो ये जो फ्रैक्शन देख रहे हो क्या, इसका ऑलमोस्ट डबल है। मतलब हुआ क्या कि जब टेम्परेचर हम लोग 10 डिग्री बढ़ाए तो 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का संख्या है फ्रैक्शन जिसका एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर या उससे अधिक हो वो 2 गुना हो जाता है। और चूंकि वैसे मॉलिक्यूल्स का संख्या 2 गुना हो जाता है इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाता है।
तो कोई पूछे कि 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन डबल क्यों होता है, तो एक लाइन में बोलेंगे कि 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से वैसे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स या रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का जो फ्रैक्शन मतलब कि नॉर्मल मॉलिक्यूल और फिर जो मॉलिक्यूल जिसका एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर या उससे बड़ा है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन। तो 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से वैसे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जिनका एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर या उससे ज़्यादा है, उनका संख्या डबल हो जाता है, इसीलिए इफेक्टिव कॉलिजन डबल हो जाएगा और फिर रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो यही कंसेप्ट है कि आखिर क्यों 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है, यही कंसेप्ट है। नोट्स में लिखा हुआ है, एकदम लाइन बाय लाइन इसको पढ़ोगे, काफ़ी डिटेल में समझाए भी तो अच्छे से ही समझ में आएगा। कई प्रकार के क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव बनते हैं, तो इसको ध्यान रखोगे। यही टेम्परेचर का इफेक्ट है। इसके लिए हम लोग कॉलिजन थ्योरी को पढ़े डिटेल में, आगे भी पढ़ना है कॉलिजन थ्योरी, सेम चीज़ रिपीट करेंगे और नोट्स को एक बार लाइन बाय लाइन जरूर पढ़ोगे। एक लास्ट फैक्टर इसमें है कैटलिस्ट कहूँगा। लास्ट फैक्टर जो केमिकल रिएक्शन के रेट को प्रभावित करता है, 7वां नंबर, वह है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। सबसे पहले कैटलिस्ट क्या होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं उत्प्रेरक। तो कैटलिस्ट वह सब्सटेंस है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को चेंज करता है। चेंज में बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। बढ़ाने वाला को प्रोमोटर बोलते हैं, घटाने वाला को इनहिबिटर बोलते हैं, पॉइजन बोलते हैं। लेकिन यदि केवल कैटलिस्ट लिखा हुआ तो इसका मतलब समझना है प्रोमोटर है, वह रिएक्शन के रेट को बढ़ाएगा ही। घटाता तो उसको इनहिबिटर बोलते, कैटलिस्ट नहीं बोलते, या नेगेटिव कैटलिस्ट बोलते। तो यदि केवल कैटलिस्ट लिखा हुआ मतलब समझोगे वह रिएक्शन के रेट को बढ़ाएगा ही। तो कैटलिस्ट वह सब्सटेंस हुआ जो किसी केमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है, लेकिन खुद अनकंज्यूम्ड रहता है, खुद वो खत्म नहीं होता है। जैसे मान लो कि हम लोग पैदल कॉलेज आ रहे हैं और दूसरा केस की साइकिल से आ रहे हैं। पैदल आएंगे फिर भी कॉलेज पहुंचेंगे, साइकिल से आएंगे फिर भी पहुंचेंगे। पैदल में थोड़ा समय लगेगा और साइकिल से आएंगे तो जल्दी पहुंचेंगे। तो इस साइकिल क्या किया कि हम लोगों के कॉलेज आने के रेट को बढ़ा दिया, जल्दी पहुंचा दिया। लेकिन ऐसा नहीं ना हुआ कि आते आते साइकिल बीच में गायब हो गया, कि घर से चले थे तो 2 टायर लगा हुआ था, कॉलेज आते आते 1 ही टायर बचा। होता है ऐसा? क्या नहीं होता है। मतलब वो साइकिल हम लोगों के काम को आसान किया, खुद अनकंज्यूम रहा, खुद खत्म नहीं हुआ। जैसे साइकिल लेकर के वहाँ चले थे वैसे यहाँ साइकिल हम लोग को मिला, ऐसे ही। तो उसी प्रकार से कैटलिस्ट होते हैं। कैटलिस्ट रिएक्शन में भाग लेते हैं, रिएक्टेंट से कंबाइन करेंगे, लेकिन जब प्रोडक्ट बनेगा तो वही कैटलिस्ट रीजनरेट हो जाएंगे, वही कैटलिस्ट वहाँ से तुम रिकवर कर लोगे सेम अमाउंट में। तो कैटलिस्ट जो रिएक्शन के रेट को बढ़ाए लेकिन खुद अनकंज्यूम्ड रहे। अब यहां बात आता है कि आखिर कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन क्यों बढ़ाता है। तो एक चीज अभी हम लोग देखें इंपॉर्टेंट बात, कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एक्टिवेशन एनर्जी का। तो यदि कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को बढ़ा रहा है, इसका मतलब कि एक्टिवेशन एनर्जी जरूर घट रहा होगा। तो यह रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता नहीं है बल्कि एक्टिवेशन एनर्जी को घटाता है, और जब एक्टिवेशन एनर्जी घटेगा तो रिएक्शन का रेट खुद ब खुद बढ़ जाएगा। मतलब ऐसा इसको समझ सकते हैं हम लोग कि यदि मान लो या और शार्प ग्राफ बनाए इसके लिए हम लोग, ऐसा है प्रोडक्ट रिएक्टेंट ई वाई एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, और इसको यहाँ से मिलाओगे तो दिस वन इज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, इधर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है, इधर एनर्जी है, और यहाँ जो एनर्जी है दिस वन इज थ्रेशोल्ड एनर्जी ईटी, ऐसे। अभी जो रिएक्टेंट का एनर्जी है, जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है, इसका जो डिफरेंस हुआ दिस वन, दिस इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी ई ए। मतलब अभी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलना है तो इतना एनर्जी चाहिए। अभी क्या होता है कि जब तुम कैटलिस्ट लोगे ना, तो यह कैटलिस्ट उस रिएक्शन के लिए एक अलग रास्ता तैयार करता है, एक अल्टरनेट पाथ तैयार करता है।
और वह अल्टरनेट पाथ क्या करता है कि एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। जैसे मान लो कि हम लोग झारखंड से मुंबई जाना है हम लोगों को, कई साधन हैं। एक है कि सड़क मार्ग से जाएं, आप सड़क मार्ग में साइकिल से जाएं, मोटरसाइकिल से जाएं, फोर व्हीलर से जाएं, ट्रेन से जाएं, और दूसरा है कि हवाई मार्ग से जाएं। ऑब्वियसली हवाई मार्ग से जाएंगे, जहाज के थ्रू, एरोप्लेन से हम लोग या हेलीकॉप्टर से, तो जल्दी पहुंचेंगे। तो वह हेलीकॉप्टर क्या किया कि मुंबई को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया? नहीं, बल्कि झारखंड और मुंबई के बीच एक वो अलग रास्ता तैयार किया, हवाई मार्ग, जिससे दूरी कम हो गया। रोड से जाएंगे तो हम लोग को घूम के जाना पड़ेगा इधर उधर, लेकिन वही हवाई मार्ग से जाएंगे तो कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, निकलो वहाँ डायरेक्ट पहुँच जाओ बीच में। तो वह जहाज क्या किया, एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर की एक अल्टरनेट पाथ तैयार किया, एक अलग रास्ता तैयार किया, जिसका डिस्टेंस घट गया, दूरी कम हो गई। और दूरी कम हो गई इसलिए हम लोग जो तेजी से पड़ गए, उसमें जल्दी पहुंच गए, स्पीड भी ज़्यादा था उसका। तो वैसे ही यहाँ होता है कि जब तुम कैटलिस्ट लोगे तो कैटलिस्ट करता क्या है ना कि एक अलग रास्ता ही तैयार करता है। ऐसा जो ब्लू वाला ग्राफ बनाए हैं, ये ब्लू वाला ग्राफ बता रहा है कैटलिस्ट को, इसको हम लोग बोलेंगे कैटलाइज्ड पाथ, माने कैटलिस्ट यहाँ प्रेजेंट है। जो ब्लैक वाला कर्व है ये है अनकैटलाइज्ड पाथ, माने इसमें अभी कैटलिस्ट नहीं है। तो कैटलिस्ट आने से क्या हुआ कि अब जो इसका एक्टिवेशन एनर्जी, देखो यहाँ से यहाँ ई डैश इसको मान लें, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी इससे कम है ना, मतलब ई डैश इज लेस देन ई ए, माने बिना कैटलिस्ट के जो एक्टिवेशन एनर्जी है रिएक्शन मीडियम में वो ज़्यादा है, और जब कैटलिस्ट आ गया तो एक्टिवेशन एनर्जी घट गया। मतलब अब रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए मात्र इतना ही एनर्जी चाहिए, जो कि आसानी से गेन हो जाएगा, तो वो प्रोडक्ट में जल्दी बदल जाएगा और रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाएगा। तो कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को क्यों बढ़ाते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आता है और आया है कई बार कि ये कैटलिस्ट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन बाई, ऑप्शन में दे देगा, इंक्रीजिंग द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, डिक्रीजिंग द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, इंक्रीजिंग द थ्रेशोल्ड एनर्जी, कई तरह के चीज़ आ सकते हैं। तो याद रखोगे कि एक कैटलिस्ट क्या करता है कि एक्टिवेशन एनर्जी को घटाता है, और एक्टिवेशन एनर्जी को घटाता है, ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का एनर्जी सेम रहता है, उसके एनर्जी को डिस्टर्ब नहीं करता है। एक्टिवेशन एनर्जी को घटाता है, इसलिए रिएक्शन का रेट क्या होता है, बढ़ जाता है। बाकी सारा चीज़ है नोट्स में, वहाँ से पढ़ोगे लाइन बाय लाइन, काफ़ी डिटेल में बताए तो अच्छे से समझ जाओगे। तो इस तरह से फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ समाप्त होता है। बाकी डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास से करेंगे। धन्यवाद।